तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारा क्वेश्चंस आता है। तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। You have learnt about various forms of business organizations which primarily relate to private enterprises. अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप आगे पढ़ चुके हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत तरह के होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होते हैं। तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि ज़्यादातर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में हम लोग आगे पढ़े थे, ठीक है। Traditionally, business activities were left mainly to individual and private organizations, and the government was taking care of only the essential services such as railways, electricity supply, postal services, etc. देखिए, ट्रेडिशनली जो था आज़ादी के बाद जितना भी बिजनेस का एक्टिविटीज़ है, बिजनेस का काम, वो इंडिविजुअल्स को लिए छोड़ दिया गया था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए छोड़ दिया गया था। सरकार सबसे पहला जो काम करती थी वो क्या, वो रेलवेज पे ध्यान देती थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर ध्यान देती थी, पोस्टल सर्विसेज, मतलब जो बड़े बड़े काम थे, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस थे, उस पे वो ध्यान देती थी। क्योंकि सरकार का सबसे पहला काम ये होता है कि जिस देश में वो सरकार है वो देश का भला करे। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो बेसिक नेसेसिटी है वहाँ के लोगों का, वो चीज़ उनको उपलब्ध कराना। बट it was observed that private sector did not take interest in areas where the gestation period was long, investment was heavy and the profit margin was low, such as machine building, infrastructure, oil exploration, etc. लेकिन ये देखा गया कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो उन सब जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, या आप सिंपल में कह सकते हो कि वो उन तरह का व्यवसाय नहीं कर रहे हैं जहाँ पे जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा है। कहने का मतलब वो बिजनेस में काफ़ी समय लगता है स्टार्ट होने में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जितना लगा रहे हो वो पैसा रिटर्न आने में काफ़ी समय लगता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है। जैसे मशीन जब आप बनाओगे इसमें काफ़ी पैसा लगेगा, रिटर्न उस हिसाब से नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ऑयल एक्सप्लोर करना, तो ये सब में क्या हैवी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट मार्जिन लो है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। नॉट ओनली दैट, इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो concentrated in some regions that had certain natural advantages like availability of raw materials, skilled labor, nearness to market. साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो उन जगहों पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जहाँ पे मार्केट आपके नज़दीक हो, जहाँ पे जो लोग काम करने के लिए आपको लेबर मिलेंगे वो स्किल्ड हों, फिर जो रॉ मटेरियल आपको लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि याद रखिएगा अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल जहाँ पे आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर सेटअप करना चाहते थे। दिस लेड टू रीजनल इम्बैलेंसेस। इससे क्या हुआ, भारत के कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगा, कुछ क्षेत्र में कम होने लगा, तो इसको रीजनल इम्बैलेंस कहते हैं। Hence, the government, while regulating the business activities of private enterprises, went in for direct participation in business and set up public enterprises in areas like coal industries, oil industry, machine building, steel manufacturing, finance and banking, insurance, etc. तो सरकार ने देखा कि अगर प्राइवेट सेक्टर इसी तरह से चले तो क्या होगा कि रीजनल इम्बैलेंस होगा, कुछ क्षेत्र बहुत तरक्की करेंगे और कुछ क्षेत्र तक तरक्की होगी ही नहीं। तो सरकार क्या किया, प्राइवेट सेक्टर्स के संग हाथ मिला के बहुत सारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने लगा, जैसे कोयला, तेल, मशीन बनाना, स्टील बनाना, फिनांस, बैंकिंग, ये सब में, इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी आने लगे। These units are not only owned by central, state or local government but also managed and controlled by them and are termed as public sector enterprises. तो ये जितना आप देख रहे हो यहाँ पे इसका मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट सिर्फ नहीं होते हैं, इनको चलाते भी वही हैं। इसका कंट्रोलिंग पावर भी सरकार के पास ही रहता है, प्राइवेट सेक्टर्स के पास नहीं होता है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं। इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो
कंपैरेटिवली लो रहता है। क्यों लो रहता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओवरऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सरकार द्वारा इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो रीजनल इम्बैलेंस है, कुछ कुछ जगह पे बहुत ग्रोथ है, कुछ कुछ जगह पे कम, तो सब जगह बराबर ग्रोथ हो सके या सारा जगह ग्रो कर सके। In this chapter, you will learn about the nature and characteristics of public enterprises and the forms of their organization. इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर का नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और पब्लिक सेक्टर के क्या क्या तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मीनिंग हम लोग देखेंगे। As stated earlier, the business units owned, managed and controlled by the central, state or local government are termed as public sector enterprise or public enterprises. These are also known as public sector undertakings. तो देखिए बोल रहा है कि हम लोग आगे, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आगे हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कि वो सब बिजनेस जिसका मालिक, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, नियंत्रण रखना या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा हो या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो लोकल गवर्नमेंट कर रहा हो, तो उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहेंगे या तो पब्लिक एंटरप्राइज कहेंगे। साथ ही साथ इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहेंगे। तीनों का मतलब एक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तीनों का मतलब एक है कि ये सरकारी है। A public sector enterprise may be defined as any commercial or industrial undertaking owned and managed by the government with a view to maximize social welfare and uphold the public interest. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को आप डेफिनेशन वाइज ऐसे लिख सकते हो कि कोई भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिसका मालिक और मैनेजमेंट सरकार के हाथ में हो, सरकार ही मालिक है, सरकार ही इसको नियंत्रित कर रहा है और इसका जो व्यू है, मतलब ये किस उद्देश्य से किया गया है, समाज का कल्याण हो और सामाजिक इंटरेस्ट, मतलब इसमें प्रॉफिट मोटिव सिर्फ नहीं है। पैसा तो देखिए ठीक है, आप कोई भी बिजनेस करोगे, पब्लिक एंटरप्राइज हो या प्राइवेट एंटरप्राइज, पैसा तो कमाना है, लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज में मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्निंग होता है, लेकिन पब्लिक एंटरप्राइज में मेन मोटिव होता है सामाजिक कल्याण और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम होता है। Public enterprises consist of nationalized private sector enterprise such as banks, Life Insurance Corporation of India (LIC), and the new enterprises set up by the government such as Hindustan Machine Tools (HMT), Gas Authority of India (GAIL), State Trading Corporation (STC), etc. यहाँ पे बोल रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, पब्लिक एंटरप्राइज सरकारी जितने भी व्यवसाय होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का नेशनलाइज्ड वो रहता है क्योंकि वो पूरे भारत में एक जैसा ही है। जैसे बैंक, आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बात करें तो अगर वो कलकत्ता में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं पर भी है तो वो सरकारी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया में LIC काम करता है। ये सब बहुत बड़े होते हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान मशीन टूल्स, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये सब सरकारी कंपनियां हैं। सरकारी कंपनियां मतलब पब्लिक एंटरप्राइज।